हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है और रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत रिलेटेड है, इसीलिए हम इसे एक साथ देख रहे हैं। और ये बहुत डिटेल वीडियो में मैं नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ मेन कोर्स शुरू करने से पहले इकोनोमेट्रिक्स का। तो ये लेक्चर 6 और पूरी वीडियो सीरीज आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेंगी। तो आप टीचमेंट क्लासरूम को डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, हमारे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा। पिछले लेक्चर्स जो थे हमने कोरिलेशन को देखा और उसमें हमने देखा कि कोरिलेशन का वैल्यू -1 से +1 तक के बीच का कोई वैल्यू होता है। ठीक, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और इसी के बीच का कोई वैल्यू होता है। और हम कहते हैं कि जितना वो 1 के नज़दीक जाता है वैल्यू, रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग होता है। -1 के बीच के पास जाता है तो नेगेटिव रिलेशनशिप को का स्ट्रेंथ को दिखाता है, और +1 के पास जाता है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को दिखाता है। और बीच में होता है 0, और जितना 0 के पास जाता है हम कहते हैं कि रिलेशनशिप उतना वीक है, और 0 हो जाता है तो हम कहते हैं नो रिलेशनशिप। ठीक, और -1 होता है या फिर +1 होता है तब हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप क्या है, परफेक्ट है। तो इसे हम परफेक्ट रिलेशनशिप कहेंगे। तो चलिए, अब हमने मान लिया कि हमने कोरिलेशन किया और हमें कोई वैल्यू मिला, जैसे कोई 1.875 या कोई भी वैल्यू आपको मिल गया, 0.957, कोई भी वैल्यू मिल गया। तो अब आप इसका क्या करेंगे, इस वैल्यू का क्या करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि ये सिर्फ इतना बताता है कि जो x का डेटा आपके पास दिया हुआ और y का डेटा दिया हुआ है, उसी के बीच में ये रिलेशन दिखाया, पॉजिटिव है या नेगेटिव, कितना स्ट्रॉन्ग है, बस ये दिखाया। ठीक, लेकिन उतने से हमारा काम नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका फंक्शनल फॉर्म क्या है। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए कि y इनकम है, सॉरी y को आप कंजम्पशन मानिए, ऐसे तो y को जनरली इनकम माना जाता है, लेकिन मैं यहाँ कंजम्पशन मान के चल रहा हूँ। ठीक, और x को आप मान लीजिए क्या है, इनकम है। तो आप कॉमन सेंस से भी ऐसे आप कह सकते हैं कि कंजम्पशन जो है इनकम का ही एक प्रोपोर्शन होता है। ठीक, यानी कि इस रिलेशनशिप को आप लिख सकते हैं कि y जो है इनकम किस पर डिपेंडेंट है, वो कंजम्पशन पे है। ये अल्फा प्लस ये बीटा और यहाँ x, यानी ये क्या बता रहा है कि अगर इनकम 0 भी हो, अगर x 0 हो तो ये क्या हो जाएगा, y = अल्फा। यानी x 0 भी हो तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं जीवित रहने के लिए। शॉर्ट टर्म में ऐसा ही हम करते हैं कि कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, इनकम 0 भी हो। और बाकी जब हमारे पास पॉजिटिव इनकम होता है तो हम वो जो मिनिमम कंजम्पशन है वो करते हैं, उसके बाद कुछ पूरे इनकम का कुछ परसेंट हम कंज्यूम करते हैं। अब मान लीजिए कि y कंजम्पशन है और आप जो ये अल्फा है, यानी जो सब्सिस्टेंट लेवल का कंजम्पशन है वो आपका 100 रुपीज़ है। ठीक, और बाकी जो भी आपका इनकम होता है आप उसका 0.6 खर्च करते हैं। ठीक, अगर आपकी इनकम 1000 रुपये है तो आपका कंजम्पशन क्या होगा, इस तरह 0.6 फिर यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका कंजम्पशन होगा 100 + 600 = 700। यानी इनकम अगर 1000 है तो आपका कंजम्पशन 700 होगा। ठीक, तो ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये आपने एक एस्टिमेट निकाला अपने कंजम्पशन का। अगर आपको ये पता है और ये पता है तो इनकम का डेटा आपके पास होता है, फिर आपके पास कंजम्पशन का डेटा होता है। अब ये वैल्यू हमें पता नहीं होती है। ठीक, तो जनरली क्या होता है कि जनरली हम ऐसे लिखते हैं y = अल्फा प्लस बीटा x। तो हमें y पर डेटा पता होता है, x पे डेटा पता होता है, हमें अल्फा पर डेटा पता नहीं होता है, बीटा पर पता नहीं होता है। ठीक, तो एक्चुअली जो रिलेशनशिप हम जब देखते हैं x y के बीच में, तो हम इसी को निकालने का कोशिश करते हैं कि ये अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है। इसे हम बिहेवियरल कोफिशिएंट भी कहते हैं, इसे तो नहीं, इसे हम बिहेवियरल कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक, अब जैसे कि इसी चीज़ को अगर आप ग्राफ पर प्लॉट कीजिएगा इस तरह से, ठीक, तो ये कुछ ऐसे होगा कि ये मान लीजिए इनकम है और ये आपका
सॉरी ये कंजम्पशन है, वाई कंजम्पशन है और एक्स इनकम है, तब इसको आप प्लॉट कीजिएगा जब ग्राफ पे, तो कुछ ग्राफ इस तरह का बनेगा। ठीक, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये अल्फा होगा और ये इसका जो स्लोप होगा वो कहलाएगा बीटा। ठीक, इसके स्लोप को हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। और ये जो इक्वेशन होगा इस लाइन का, इसे हम कहेंगे y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। इस लाइन का ये इक्वेशन होगा। तो वहीं हमें अल्फा और बीटा पता करना होता है। ऐसे तो ये लाइन आपको स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं होगा। डेटा जब आप प्लॉट कीजिएगा, तो डेटा जब भी आप प्लॉट करते हैं तो आपके पास क्या रहता है, बहुत सारे इस तरह डेटा पॉइंट होंगे। जैसे x के किसी वैल्यू के लिए y का कोई वैल्यू होगा, x के दूसरे वैल्यू के लिए y का दूसरा वैल्यू होगा। तो इसी तरह करके बहुत सारे वैल्यूज होंगे आपके पास। तो ये जो लाइन आप रिग्रेशन का देख रहे हैं, वो सारे वैल्यूज को एग्जैक्टली नहीं बता रहा है, एक अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बता रहा है कि इनकम का इतना परसेंट हम कंज्यूम करते हैं या फिर 0.6 कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 0.6 कंज्यूम कर, सब हर कोई करता है। कोई ऐसा होगा कि वो 0.5 करता होगा, कोई ऐसा होगा 0.4 करता होगा, कोई ऐसा होगा 0.8 करता होगा, कोई होगा 0.7 वाला, कोई 0.6% करता होगा। लेकिन ऑन एवरेज ये लाइन बताता है ऑन एवरेज क्या बिहेवियर है। ठीक, तो ये बीटा का जो है उसी चीज़ को बताता है। ठीक, और ये तो मिनिमम सब्सिस्टेंट लेवल मैंने जो आपको बताया वो है कि अगर इनकम न भी हो तो आप इतना कंज्यूम करेंगे। तो ये पूरा रिग्रेशन होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन कहते हैं। ठीक, अब इकोनोमेट्रिक्स में इसे हम कैसे देखते हैं उस पर हम आते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इकोनोमेट्रिक्स में पहले हम समझते हैं इकोनोमेट्रिक्स की मेथोडोलॉजी क्या है। डिफिनेशन पे मैं उसके नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिफिनेशन आपके बुक्स में दिया हुआ है। और ब्रीफली मैं यहाँ बता दूँ, इकोनोमेट्रिक्स जो होता है वो वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस आपको कह सकते हैं। यानी कि इकोनोमेट्रिक्स का यूज करके हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं कि कोई थियोरी जो है, जो रिलेशनशिप को बता रही है कि इनकम कैसे, कंजम्पशन कैसे इनकम से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन कैसे जीडीपी से रिलेटेड है, वो सही है या नहीं। ठीक, उसमें हम क्या करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स टूल का यूज करते हैं उसी को वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक, तो अब वेरिफिकेशन करना है हमें थियोरी को, तो जो हमारा सबसे पहला स्टेट होगा वो क्या होगा, हमारे पास कोई इकोनॉमिक थियोरी होगी या फिर कोई एक हाइपोथेसिस होगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि एक थियोरी हुई हो, कोई एक हाइपोथेसिस होगा जो एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप को बताता है। ठीक, ये कुछ भी हो सकता है, इनकम, कंजम्पशन, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी आप मान लीजिए एक्स वाई को, तो वो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। कोई एक हाइपोथेसिस है, जैसे मैंने बोल दिया कि इन्फ्लेशन और जीडीपी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो मैंने एक रिलेशनशिप बता दिया। तो अब इस रिलेशनशिप का हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कंजम्पशन का बना रहे हैं, तो ये कंजम्पशन है वाई जो कि इनकम पर डिपेंडेंट है। ठीक, तो ये अल्फा है मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ कंजम्पशन, और ये बीटा है कि आप इनकम का कितना परसेंट कंज्यूम करते हैं। ठीक, अब इसी तो ये जो लाइन कहलाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन। ठीक, इसे ही रिग्रेशन लाइन कहते हैं, जो मैं पिछले में आपको बता चुका हूँ। ठीक, इसे रिग्रेशन लाइन हम कहेंगे। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ये जो हमने बताया कि ये जो लाइन होता है वो क्या होता है, एक अप्रोक्सीमेट बताता है, क्योंकि डेटा पॉइंट तो इस सारे डेटा पॉइंट इस लाइन पे नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक बेस्ट फिट होता है। यानी कि ये लाइन ऐसे जगह पे होता है जो डेटा को सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे, इसीलिए हम इसे ये भी कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ऐसा भी आप इसे कह सकते हैं। और एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आप रिग्रेशन लाइन निकालिए या फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालिए। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब यही होता है कि रिग्रेशन लाइन निकालना है। ठीक, तो इतना हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो मॉडल है ये तो पूरा मैथमेटिकल मॉडल है जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल उसका कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस एक एरर टर्म होगा। ठीक, एक एरर टर्म होगा। एरर टर्म क्यों होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये लाइन होगा एक, लेकिन ये लाइन एग्जैक्टली डेटा को
रिप्रेजेंट नहीं करता है। डेटा पॉइंट इस लाइन से ऊपर नीचे बहुत जगह पे आपको डेटा पॉइंट मिलेंगे जब आप डेटा को प्लॉट कीजिएगा। ठीक, जैसे हर x के लिए y का क्या वैल्यू है जब आप रखिएगा इस लाइन पे, तो ये एग्जैक्टली इस लाइन पे नहीं जाएगा। ये लाइन क्या बताता है, ये सिर्फ एक बेस्ड फिट है। तो इसके बीच की जो दूरी होती है, जैसे कि ये डेटा पॉइंट है और यहाँ से जो दूरी है, फिर ये डेटा पॉइंट है, यहाँ से जो दूरी है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं कि ये एरर है। ठीक, तो इसी एरर को हम इस यू से रिप्रेजेंट करते हैं और हम तो ये एक कंप्लीट इकोनोमेट्रिक्स मॉडल बन जाता है। लेकिन अब इस एरर टर्म को लेकर बहुत सारे अजम्पशन होते हैं जिसका बहुत लंबा चौड़ा एनालिसिस है, उसको हम देखेंगे। ठीक, तो ये इकोनोमेट्रिक्स मॉडल बन गया। अब इसे हम क्या करते हैं कि ये जो मॉडल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पॉपुलेशन का मॉडल है। ठीक, तो पॉपुलेशन हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास क्या होता है, हम कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं, यानी कि डेटा कलेक्ट करते हैं, कुछ सैंपल डेटा कलेक्ट करते हैं। यानी कि पूरे इंडिया का आपको जानना है तो आप पूरे इंडिया का पॉपुलेशन से जाकर नहीं पूछिएगा कि आपका इनकम और कंजम्पशन क्या है, आप उसमें से कुछ लोगों को लीजिएगा और उसी आधार पर एस्टिमेट कीजिएगा। तो हम इससे क्या करते हैं कि ये जो अल्फ़ा और बीटा है, एक्चुअली ये हमें पता नहीं होता है, तो हम सैंपल से एस्टिमेट करते हैं और उसे हम इस तरह लिखते हैं कि ये हमारा सैंपल है। अब अल्फ़ा को हम ए लिख दिए क्योंकि ये सैंपल है, और बीटा को बी लिखकर वाई लिख दिए। ठीक, तो इस तरह से करके हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ वाई नहीं होगा, यहाँ एक्स होगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सैंपल का होता है, इसीलिए हमने ऊपर इस तरह एक दे दिया है पहचानने के लिए, ये सैंपल का है और ये पॉपुलेशन का है। ठीक, तो इसी सैंपल के बेसिस पे इसका जो वैल्यू आता है और इसका जो वैल्यू आता है उसी को हम मान लेते हैं कि ये इनके वैल्यूज हैं। एक्चुअली में ये इनके वैल्यूज होते नहीं है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक, तो अब अप्रोक्सीमेशन करने के लिए क्या करते हैं हम कि एक ऐसा मेथड होना चाहिए कि ये और ये जो है इसका एक एग्जैक्ट इसके करीब हो, जितना हो सके करीब हो। जैसे इसे आप जब प्लॉट कीजिएगा लाइन पे, अब मान लीजिए कि ये ओरिजिनल लाइन है रिग्रेशन का, ठीक, पॉपुलेशन का, जो कि हमें पता नहीं है, तो ये जो हम लाइन सैंपल से खींच रहे हैं वो इस पे एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन इसके थोड़ा सा ऐसे वैसे होना चाहिए, या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो अच्छा एस्टिमेट नहीं कहलाएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी को हम इससे क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ठीक, हम इसे एक्चुअली निकालते हैं, ये हमें पता नहीं होता है। हमारी कोशिश बस यही रहती है कि ये जो ओरिजिनल लाइन है इसके जितना हो सके करीब हो, यानी कि जितना इस पर हो उतना अच्छा एस्टिमेट कहलाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक मेथड का यूज करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल, यानी कि इस इकोनोमेट्रिक मॉडल का हम एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो उसी के लिए हम एक इकोनोमेट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं एस्टिमेट करने के लिए, जैसे OLS हो गया, फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड हो गया, और भी मेथड ऐसे हो सकते हैं। हम जो देखेंगे, हम आगे की कोर्स में हम OLS मेथड को ही देखेंगे, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि ये वैल्यू आपने निकाल लिया अल्फा बीटा, अब हमें देखना है कि ये वैल्यू कितना सिग्निफिकेंट है, यानी कि आप कहिए कि ये वैल्यू इस चीज़ को कितना रिप्रेजेंट करती है, ठीक, कितना सिग्निफिकेंट है, यानी ये होना भी चाहिए या नहीं। जैसे हो सकता है कि अल्फा कोई वैल्यू हो ही ना, ये जो ए लिखा है इसकी कोई पहचान न हो, यानी कि हम कहें कि जब इनकम जीरो होता है तो कंजम्पशन भी जीरो हो जाता है, इसका मतलब कोई सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम नहीं हो। तो उसे हम कैसे टेस्ट करते हैं, या फिर बीटा की जो भी वैल्यू आए 0.6 वो कितनी सही है, उसे हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, बहुत सारे के टेस्ट होते हैं अलग अलग मॉडल के लिए, काई स्क्वायर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम पढ़ेंगे। तो अब ये हमने टेस्ट कर लिया और हमने पता कर लिया कि हाँ ये अल्फ़ा की वैल्यू है और कोई अल्फ़ा का एस्टिमेट है ये ए, और फिर बीटा का एस्टिमेट है बी। अब ये हमने निकाल लिया, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि हम प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, हमने निकाल लिया कि ये बीटा 0.6 है या कुछ भी है, तो अब अगर कंजम्पशन इनकम इतना होगा तो कंजम्पशन इतना होगा,
अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू के बेसिस पे हम बता पाएंगे। जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया कि ये अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो अब ये हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि किस लेवल ऑफ इनकम के लिए कंजम्पशन कितना होगा। ठीक, वो हमें पता चल गया। जब हमने वो भी कर लिया, फोरकास्टिंग कर लिया, तो उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इकोनोमेट्रिक्स का। ठीक, अब ये आपको यहाँ पे बहुत छोटा लगे कि बस इतना ही है, लेकिन इसके अंदर का जो डिटेल है एक एक चीज़ का, वो बहुत लंबा चौड़ा है। उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, उसमें बहुत सारे अजम्पशंस हैं। तो वो सब चीज़ों को भी हमें देखना होगा। ठीक, तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम यही करेंगे कि हमारे पास ये पॉपुलेशन रिग्रेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और यहाँ प्लस एरर टर्म, और उससे हम क्या चीज़ से एस्टिमेट करेंगे, उसे हम एस्टिमेट करेंगे किसी सैंपल से, जो इस तरह से वाई हैट होगा, और फिर यहाँ ए लिख देंगे, अल्फ़ा का एस्टिमेटर को ए लिखेंगे और बीटा का एस्टिमेटर को हम बी लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स होगा। ठीक, अब वाई के बहुत सारे डेटा पॉइंट होंगे, तो इसे वाई आई लिख सकते हैं। एक्स के भी बहुत सारे डेटा पॉइंट होंगे, तो आप एक्स आई लिख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्या, सैंपल का। ये ध्यान रखिएगा, ये सैंपल का है जिसको हम एक्चुअली सॉल्व करेंगे और ए और बी निकालेंगे। ये पॉपुलेशन का है जिसका कोएफिशिएंट हमें पता नहीं होता है कभी भी, हम बस एस्टिमेट करते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, क्योंकि उतना बड़े पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है और वो ज़रूरी भी नहीं है। ठीक, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अल्फ़ा और बीटा कैसे निकाला जाता है, और ये जो बीटा है इसे हम क्या कहेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक, और एक चीज़ बात है कि ये जो हमने एक्स और वाई पे जो डेटा था, उसके बेसिस पे हमने ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया। इसी रिलेशनशिप को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि एक्स ही डिपेंडेंट है किस पर, वाई पर, तो यहाँ अल्फ़ा की जगह पे हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हमने ये गामा ले लिया और यहाँ कुछ डेल्टा ले लिया, कुछ भी हमने ले लिया, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ वाई लिख दिया, तो इसका भी एक एस्टिमेट निकलेगा, इसका भी एक इस तरह का एस्टिमेट निकलेगा, तो उसे भी हम कैलकुलेट करेंगे। हमें इसे दोनों साइड से कैलकुलेट करना है। ठीक, उसे भी हम सीखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोनों साइड से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो दोनों आपके लिए जानना जरूरी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। ऐसे इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसके आगे जो लेक्चर होंगे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो देखते हैं कि आगे की हम क्या करते हैं। इस वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू।